Hello students, in this video we are going to talk about unit number 3 of engineering physics, which is quantum mechanics. This video is particularly prepared for the students of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, लोनेल. क्योंकि ये जो यूनिट बाकी लोग उसको देख सकते हैं, मगर जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वो सिर्फ D2 का सिलेबस के हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए। सो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैकेनिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। जहाँ पे आप पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ेंगे उसे आप कहते हैं मैकेनिक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे दो मैकेनिक्स हैं, दो तरह के। वन इज क्लासिकल मैकेनिक्स, अदर इज क्वांटम मैकेनिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स? Classical mechanics is also called as Newtonian mechanics. उसे Newtonian mechanics भी कहते हैं. In the case of classical mechanics, we deals with the macro objects. हम classical mechanics में जिन objects का study करते हैं वो macro objects हैं. Macro objects मतलब जो हमारे आंखों को दिख रहे हैं, बड़े objects such as basketball या क्रिकेट बॉल या बिलियर्ड बॉल या स्टोन या कार, इन सभी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं. इन द केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वी डील्स विथ द माइक्रो ऑब्जेक्ट्स. हम माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रो ऑब्जेक्ट्स सच एज एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन और एन एटम और मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स है. पर्टिकुलरली हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में. ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिएगा. क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द माइक्रो ऑब्जेक्ट्स. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है, जब आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स आप 11th-12th में पढ़े होंगे, तो जब भी आपने कोई पार्टिकल के बारे में पढ़ने के लिए लिया होगा तो आपने वहां पे हमेशा एक इक्वेशन यूज किया होगा, F is equals to ma. What is this? F is equal to ma. This is the Newton's second law. So in the case of classical mechanics, the important or the governing equation is the Newton's second law. Newton's second law यहाँ पे governing equation है. इस equation से हमें पार्टिकल के बारे में पता चलता है कि उसका स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, सभी चीजों के बारे में हमें इस एक इक्वेशन से पता चलता है. Similarly, in quantum mechanics, the equation which gives the state of the particle, पार्टिकल की स्टेट के बारे में, पार्टिकल के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देने वाला इक्वेशन है, दैट इज द श्रोडिंजर्स इक्वेशन. सो श्रोडिंजर्स इक्वेशन इज द गवर्निंग इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स. ये ध्यान में रखिएगा. तो क्यों पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स हमें? क्लासिकल मैकेनिक्स ही हम इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल होता है. Newton's equations cannot be used to study the motion of microparticles. That is why we require new kind of mechanics, which is nothing but the quantum mechanics. वो quantum mechanics है. ठीक है, आपके सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस. ठीक है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स. 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, 6 मार्क्स के लिए ध्यान में रखिएगा. व्हाट इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस? आपको 12th में भी ये टॉपिक हुआ है, तो कुछ लोगों के बहुत इजी जाता है टॉपिक. क्या है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, जैसे लाइट के पास दो नेचर है, लाइट हैज डुअल नेचर. कौन से दो नेचर है लाइट के पास? एक नेचर है उसका पार्टिकल नेचर, सेकंड नेचर है उसका वेव नेचर. तो जैसे लाइट के पास दो नेचर हैं, वैसे मैटर के पास भी दो नेचर होने चाहिए, ऐसे डी ब्रॉय साहब कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, नेचर जो है, नेचर जो होता है उसे सिमेट्री पसंद है. नेचर लव्स सिमेट्री. उसका क्या मतलब हुआ? उसका यही मतलब है कि अगर लाइट के पास दो नेचर हैं तो मैटर के पास भी दो नेचर होने चाहिए. मैटर भी कभी कभी वेव की तरह काम करना चाहिए. दिस इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस. ओके,
तो आपने 12th में भी इसको थोड़ा पढ़ा होगा। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, नेचर लव्स द सिमेट्री, जैसे मैंने समझाया नेचर को सिमेट्री पसंद है। देयरफॉर लाइट कैन एक्ट एज ए वेव समटाइम्स, पार्टिकल एट अदर टाइम्स। वैसे ही पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की तरह जो पार्टिकल्स होते हैं, शुड ऑल्सो एक्ट एज ए वेव एट सम टाइम्स, वो पार्टिकल भी कभी कभी वेव की तरह काम करने चाहिए। दिस इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो अगर यहाँ पे वेव है, ध्यान में रखिए, अगर वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो वो वेवलेंथ भी हमें फाइंड आउट करनी है। मगर ये जो वेव यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेव के बारे में, उस वेव को हम क्या कहते हैं? दैट वेव्स आर कॉल्ड एज मैटर वेव्स। तो मैं कभी कभी ये भी पूछा है, एक्सप्लेन मैटर वेव्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर वेव? So any moving particle, any moving particle is associated with a wave called as matter wave, या फिर आप उसे कह सकते हैं डी ब्रॉय वेव। ओके, सो any moving particle is associated with a wave called as matter wave. Now let us obtain the expression for डी ब्रॉय wavelength. कैसे करते हैं? सिंपल है, 3 या 4 स्टेप में इसे फिनिश करते हैं। सो कंसिडर ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। एक फोटोन है, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसका एनर्जी कैसे लिख सकते हैं आप लोग? आपको पता है E इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं आप लोग? एच न्यू। सो E इज इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। मैंने उसको ऐसे भी लिखा है, एच सी अपॉन लैम्बडा। कैसे लिखा है? अरे कुछ लोगों को पता होगा, सी इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्बडा। देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? सी अपॉन लैम्बडा। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये बन गया एच सी अपॉन लैम्बडा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली द एनर्जी ऑफ ए फोटोन can also be written by using the Einstein's energy mass expression। अब आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशनशिप क्या है? आपको पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है? mc²। उसको भी आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू mc²। अब C क्या है यहाँ पे? इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान में रखिए, C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान में रखना, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज E इज इक्वल टू mc इंटू सी। कैसे लिखा है यहाँ पे? अब ये तो सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स। सी को स्प्लिट किया मैंने, mc इंटू सी बराबर m इंटू सी इंटू सी, सी इंटू सी फिर से क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, नो डाउट। अब व्हाट इज m इंटू सी? m मतलब मास, c मतलब क्या है? वेलोसिटी। व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी? मास इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। अब ये आपको पता होना चाहिए। तो m इंटू सी जो होगा कैन बी रिटन एज मोमेंटम। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा E इज इक्वल टू पी सी। m इंटू सी, ध्यान में रखना, ये क्या किया है मैंने? मास इंटू वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं मोमेंटम। ये अगर नहीं पता है तो कहीं पे नोट डाउन करिए। ओके, सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, एनर्जी एनर्जी, राइट हैंड साइड सेम होंगे। तो राइट हैंड साइड कंपेयर करिए, एच सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पी सी। यहाँ से सी और सी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बचा? बोलिए, एच अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पी। अब लैम्बडा के लिए इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो लैम्बडा क्या बनेगा? लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्बडा इधर जाएगा, इधर आएगा, बस, ठीक है। तो थोड़ा देखिए कैसे सॉल्व किया है। देयरफॉर लैम्बडा क्या बना आपका? एच अपॉन पी। ओके, तो आपको पता है पी क्या है? मोमेंटम। और मोमेंटम को हम जनरल पार्टिकल के लिए कैसे लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ऊपर क्या लिखा है सर आपने? एम सी इज इक्वल टू पी, ये कौन सा मोमेंटम है? दिस इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। फोटोन का मोमेंटम है। और ये किसी भी जनरल पार्टिकल के लिए मैंने लिखा है बी, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो पी की जगह पे आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी। ये आपका मोमेंट डी ब्रॉय वेवलेंथ बना, ठीक है। दोनों कौन सा भी ध्यान में रखिए, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी ध्यान में रखिए, या तो फिर लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम पी ध्यान में रखिए। ओके, ये सिंपल है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में आता है ये डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, या फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। उसको कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे। उसको करने के लिए पहला देखिए, डी ब्रॉय वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डी ब्रॉय वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल
डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में करने के लिए कंसिडर ए चार्ज पार्टिकल Q। आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपने पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला है? 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए 1/2 mv स्क्वायर जो है उसको थोड़ा एडजस्टमेंट हमने किया है। अभी कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगला वाला स्टेप क्या है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए। 1/2 mv स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2m। ये अगले वाला स्टेप देखिए, स्टेप में देखिए फिर से m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। और व्हाट इज mv? mv क्या होता है, बट mv क्या है, बट mv इज इक्वल टू p मोमेंटम। तो ये क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी, बोलिए p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है ना, m स्क्वायर v स्क्वायर ये जगह पे आपने p स्क्वायर पुट किया, p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू qv। ये आपका एक्सप्रेशन बनाए आप। ठीक है, आपके पास क्या मिला अभी, p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू q इंटू v, ये बना है। ठीक है, तो यहाँ से p स्क्वायर क्या बनेगा, बोलिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू qv। देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2m qv। यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, देखिए टाइप किया p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m qv। दिस इज मोमेंटम। Thus d Broglie wavelength is given by, d Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इक्वल h अपॉन p। पुट द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, ऊपर ऊपर से p का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, क्या बनेगा, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यूब। ओके, दिस इज फॉर एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, एनी चार्ज पार्टिकल। ओके, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन Q की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, E पुट करेंगे। Q मतलब चार्ज है और E मतलब कौन है, चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन। तो लैम्बडा क्या बनेगा, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ev। अब यहाँ पे मुझे आपसे कुछ पूछना है, व्हाट इज h? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, आपको पता है। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। सॉरी ये चार्ज हुआ, मान लीजिए ये ई है। ठीक है, सॉरी ये चार्ज है, चार्ज लिखा हूँ मैं यहाँ पे, मास गलती से बोल दिया। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बना 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। ये मास बन गया उसका, सभी चीजें कांस्टेंट है। So put the values of constant h, m and e for an electron, you will get lambda equals to 12.27 angstrom divided by under root of e। This expression is only for electron। ध्यान में रखिए, एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछा है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के किसी चार्ज पार्टिकल का पूछा है तो ये एक्सप्रेशन आप यूज नहीं करेंगे। फॉर एनी अदर चार्ज पार्टिकल आपको कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यूब। ओके, so this is how you can find out the de Broglie wavelength in terms of potential। Similarly, de Broglie wavelength in the form of kinetic energy कैसे करेंगे, सिंपल है। kinetic energy of a particle is 1/2 mv स्क्वायर, फिर से m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। फिर से आपको पता है m इंटू v क्या होता है, मोमेंटम p, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2m इधर जाएगा मल्टीप्लाइड होगा, तो आपको पी स्क्वायर मिला 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पी क्या मिलेगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया है। तो अगला स्टेप देखिए क्या है, तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। सो अब यहाँ से आपको पुट करना है, पुट इन लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन पी। ठीक है,
तो यहाँ पे पी का वैल्यू पुट करिए, क्या बनेगा देखिए फाइनल यहाँ पे क्या बन चुका है, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। So this is the de Broglie wavelength in the form of kinetic energy। इतना सिंपल है, इतना 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं। एक और चीज यहाँ पे लिख के रखता हूँ, de Broglie wavelength associated with particle in thermal equilibrium। So if the particle is in thermal equilibrium at the temperature T, then उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं 3/2 kT। के क्या है यहाँ पे कौन बोलेगा, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको 12th में हुआ होगा ये स्पेसिफिक हीट वगैरह जहाँ पे पढ़ते हैं आप काइनेटिक थ्योरी में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का आप ऐसे भी ले सकते हैं 3/2 kT। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बने, देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट करिए अंडर रूट 2m और इस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 3/2 kT, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा h अपॉन अंडर रूट 3m kT, ठीक है। तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर या फिर पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।